चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो लास्ट क्लास में यार एक छोटा सा चार्ट बनाया था। किस चीज का चार्ट बनाया था? छोटा सा ऑर्डिनरी बिजनेस का और स्पेशल बिजनेस का। निकालो, देखो वो चार्ट निकालो इस बार। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का चार्ट निकालो, अपन ने लास्ट क्लास में बनाया था। ओबी और एसबी, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का चार्ट निकाला। चलो उसमें क्या लिखा हुआ है? एजीएम के अंदर तो 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बताओ देखो। और जो 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसके अलावा अगर आप एजीएम में कुछ भी करोगे तो वो क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। बताया था। और ईजीएम में क्या बताया था? और ईजीएम में क्या बताया था? ईजीएम के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस होता ही नहीं है। ईजीएम में सारे बिजनेस ही क्या माने जाते हैं? ईजीएम में सारे बिजनेस ही स्पेशल बिजनेस माने जाते हैं। बताया था नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था। वेरी गुड। तो देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अच्छा, मैंने एक और ये चीज बताई थी, क्या चेक करो कि अगर आपको ईजीएम के अंदर स्पेशल बिजनेस करना है, चाहे एजीएम के अंदर स्पेशल बिजनेस करना है, तो स्पेशल बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल बिजनेस करने के लिए आपको जो भी नोटिस ऑफ मीटिंग है उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। लिखा हुआ है क्या? देखो चार्ट में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कितनी बातें बतानी है? 3। एक तो जो आपको स्पेशल बिजनेस करना है, उससे जुड़े सभी मटेरियल फैक्ट। दूसरा, अगर हमें स्पेशल बिजनेस करना है और उसमें डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट है तो वो। और तीसरा, अगर हम स्पेशल बिजनेस किसी दूसरी कंपनी के साथ कर रहे हैं और उस दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पास 2% शेयर होल्डिंग है, तो ये भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। याद आया? और मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपने बिना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजे मीटिंग करी, अगर आपने बिना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजे क्या करी? मीटिंग करी, तो वो मीटिंग वैलिड मानी नहीं जाएगी। याद आया? चलिए अब इधर पढ़िएगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमें करना है ऑर्डिनरी बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। क्या लिखा हुआ है? एट एन एनुअल जनरल मीटिंग फॉलोइंग बिजनेसेस शैल बी ऑर्डिनरी बिजनेस। सेक्शन 102 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए वो ये बता रहा है कि ये 4 बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्या क्या? कंसिडर करना और अप्रूव करना। अडॉप्शन यानी अप्रूव करना। कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बीओडी रिपोर्ट। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा क्या? डायरेक्टर होंगे बाय रोटेशन और उनकी जगह नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, एजीएम के अंदर क्या होता है? 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं। एजीएम के अंदर क्या होता है? 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं, तो वही लिखा हुआ है। और लास्ट, रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये 4 बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्या क्या आ गया? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो एजीएम के अंदर ये 4 बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। सेक्शन याद रखो 102 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा बेटा, अब ये तो बात हो गई किसकी? एजीएम की। अगला पॉइंट लिखा हुआ है एनी अदर जीएम। अब एजीएम के अलावा कौन सी जनरल मीटिंग बची? ईजीएम बची। एजीएम के अलावा कौन सी जनरल मीटिंग बची? ईजीएम बची। और ईजीएम में कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा। तो अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ध्यान दो। एट एनी अदर जनरल मीटिंग नो बिजनेस। एट एनी अदर जनरल मीटिंग नो बिजनेस शैल बी डीम्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। किसी भी दूसरी जनरल मीटिंग में कोई भी बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस माना नहीं जाएगा। एट एनी अदर जनरल मीटिंग नो बिजनेस शैल बी डीम्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। किसी भी दूसरी जनरल मीटिंग में किसी भी बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस माना नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या?
अच्छा, अब नेक्स्ट आया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इसमें यही लिखा है ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तभी रिक्वायर्ड होता है जब आपको क्या करना हो, स्पेशल बिजनेस करना हो। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। तो एट एनी अदर जनरल मीटिंग होगी बेसिकली EGM, no business shall be deemed as ordinary business। आगे चले, आगे देखना। अब नेक्स्ट आता है बच्चों स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस, सबसे पहले तो स्पेशल बिजनेस का मीनिंग। EGM में क्या होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस करोगे वो स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। तो ऑल बिजनेसेस except that specified under section 102 subsection 2 clause A। 102 subsection 2 clause A में स्पेसिफाइड है ऑर्डिनरी बिजनेस। इस सेक्शन में कौन सा स्पेसिफाइड है, ऑर्डिनरी बिजनेस। ये हो गया ऑल बिजनेसेस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस शैल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस। ये तो कहां पे रूल हो गया, AGM में। AGM में सारे बिजनेस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस को क्या माना जाएगा, स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। और एट एनी अदर जनरल मीटिंग कौन सी बची, EGM बची। अब EGM में क्या लिखा हुआ है, ऑल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस। EGM के अंदर आप कोई सा भी बिजनेस क्यों ना कर लो, वो क्या माना जाएगा, स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे क्या लिखा है, अगर मीटिंग के अंदर आपको स्पेशल बिजनेस करना है तो मीटिंग के नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस फॉर ट्रांजैक्टिंग एवरी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। आपको नोटिस के साथ अनेक्स करना है। वर्ड देखा आपने, अनेक्स्ड। कहीं भी वर्ड अनेक्स्ड आए, अनेक्स्ड का मतलब होता है टू अटैच। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगा नोटिस के साथ फॉर ट्रांजैक्टिंग एवरी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। अब सवाल ये उठता है इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताएंगे क्या क्या, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अभी आ गया कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सबसे पहला कंटेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का क्या है, आपको सारे क्या बताने हैं, मटीरियल फैक्ट बताने हैं स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड। दूसरा कंटेंट क्या है, आपको नेचर ऑफ कोई कंसर्न है, इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट या अदरवाइज, किसका, इन सभी लोगों का। कंपनी के डायरेक्टर का या मैनेजर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कंपनी के जो डायरेक्टर है, मैनेजर है और KMP है, इनके रिलेटिव्स का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। तो नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट और मटेरियल फैक्ट। नेचर ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट डायरेक्टर, मैनेजर, KMP और इनके रिलेटिव्स का। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या। और क्या बताना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, और क्या बताना है, C पॉइंट छोड़ दो, D पॉइंट। इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स, मतलब जो हम स्पेशल बिजनेस करना चाहते हैं वो किसी दूसरी कंपनी के साथ हो रहा है। इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, तो हमें शेयर होल्डिंग बतानी है। द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ, शेयर होल्डिंग बतानी है उस अदर कंपनी में। शेयर होल्डिंग किसकी बतानी है उस अदर कंपनी में, प्रमोटर्स की, डायरेक्टर्स की, मैनेजर की, KMP की, शैल बी डिस्क्लोज्ड। अगर वो शेयर होल्डिंग कितनी है, इफ द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज 2% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट अदर कंपनी। शेयर होल्डिंग हमको सिर्फ तब बतानी है जब वो शेयर होल्डिंग 2% और मोर हो ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या। अब इसमें एक जनरल पॉइंट है, मान लो स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होना है। स्पेशल बिजनेस है कि हमें कोई क्या अप्रूव करना है, डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कि कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है, ऐसा कैसे कि सर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है,
ऐसा कैसे कोई स्पेशल बिजनेस हो सकता है? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कोई स्पेशल बिजनेस हो सकता है कि डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है? मैं बताऊंगा अभी। देखो पहले लाइन पढ़ो, लाइन लिखी हुई है, इफ स्पेशल बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट एजीएम। मतलब स्पेशल बिजनेस ये है कि हमें एजीएम में कोई डॉक्यूमेंट कंसिडर करना है। कंसिडर करना है मतलब अप्रूव करना है। जैसे मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कंपनी के अंदर मान लो कोई लोन एग्रीमेंट बन रहा है। कंपनी के अंदर मान लो कोई क्या बन रहा है? लोन एग्रीमेंट बन रहा है। अब स्पेशल बिजनेस ये हो सकता है कि हमें वो लोन एग्रीमेंट क्या करना हो? अप्रूव करना हो। स्पेशल बिजनेस ये हो सकता है कि हमें कंपनी वो लोन एग्रीमेंट क्या करना हो? अप्रूव करना हो। लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन देखकर वो लोन एग्रीमेंट हमको क्या करना हो? अप्रूव करना हो। तब स्पेशल बिजनेस रिलेटेड हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट से। तो इन्होंने बोला अगर स्पेशल बिजनेस के अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट कंसिडर करना है तो आपको एक टाइम बताना पड़ेगा और एक प्लेस बतानी पड़ेगी जहां पर आपके कंपनी के मेंबर्स मीटिंग होने से पहले उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपने डॉक्यूमेंट रीड नहीं किया होगा, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन नहीं किया होगा, आप सोचो आप उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कैसे करोगे? तो इन्होंने बोला इफ स्पेशल बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द जनरल मीटिंग। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? अगर हमें स्पेशल बिजनेस में क्या करना है, अगर हमें स्पेशल बिजनेस में किसी डॉक्यूमेंट का कंसिडरेशन करना है जनरल मीटिंग, तो हमें क्या बतानी पड़ेगी? टाइम एंड प्लेस। द टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, वो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। शैल बी स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने बोला अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, स्पेशल बिजनेस जब हम करेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर कंपनी के डायरेक्टर का या मैनेजर का या केएमपी का या इनके रिलेटिव्स का कोई इंटरेस्ट है तो वो बताना है। अब ये ई पॉइंट क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर को कंप्लीट कर लो, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कर लो। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये हेडिंग ऐसे बना लो, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये पॉइंट क्या हो गया सर? ये पॉइंट ये हो गया कि अगर कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट है, कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है? मतलब जो भी स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं उसमें डायरेक्टर मैनेजर का इंटरेस्ट है, लेकिन मान लो डायरेक्टर मैनेजर ने वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, करना चाहिए पर उसने नहीं किया। जैसे मान लो कंपनी बायबैक ऑफ शेयर कर रही है 100 रुपीज में। अब कंपनी के डायरेक्टर के पास कंपनी के 1 लाख शेयर है जो भी बायबैक हो रहे हैं, डायरेक्टर ने बताया नहीं शेयर बायबैक हो रहे हैं। अच्छा, शेयर कितने रुपए में बायबैक हो रहा है? 100 रुपीज में बायबैक हो रहा है। अब मैं कहता हूं डायरेक्टर ने वो शेयर 80 रुपीज में परचेज किया हुआ था, बायबैक हुआ 100 में, तो डायरेक्टर को एक शेयर पे कितने रुपीज का फायदा हुआ? 20 रुपीज का। तो 1 लाख शेयर पे कितना फायदा होगा? 20 इंटू 1 लाख 20 लाख रुपीज का। 1 लाख शेयर पे कितना फायदा होगा? 20 इंटू 1 लाख 20 लाख रुपीज का। होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे होगा ना। तो बच्चों अब मेरी बात सुनना ध्यान से। लॉ ये बोला कि अगर स्पेशल बिजनेस में डायरेक्टर मैनेजर का कोई इंटरेस्ट था, उन्होंने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया नहीं। स्पेशल बिजनेस में डायरेक्टर मैनेजर का कोई इंटरेस्ट था, उन्होंने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करा नहीं। डायरेक्टर मैनेजर का कोई इंटरेस्ट था और उन्होंने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करा नहीं। तो बच्चों जो 20 लाख रुपए का फायदा हुआ है किसको? डायरेक्टर को। इन्होंने बोला अगर डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, फिर अगर डायरेक्टर को स्पेशल बिजनेस में कोई क्या होता है? बेनिफिट होता है। अगर डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है और फिर डायरेक्टर को स्पेशल बिजनेस में कोई फायदा होता है, तो डायरेक्टर को वो फायदा जो हुआ 20 लाख का हुआ ना मेरे एग्जांपल में, ये 20 लाख का फायदा मान के चला जाएगा कि डायरेक्टर को कंपनी के बिहाफ पे हुआ है और डायरेक्टर को ये 20 लाख रुपए कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। डायरेक्टर को 20 लाख रुपए कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। मतलब लॉ ये बोला डायरेक्टर ने अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया, आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया तो बात खत्म हो गई। लॉ बोला अगर डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया, तो डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया तो बात खत्म हो गई।
पर लॉ बोला अगर डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, अगर डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, फिर अगर डायरेक्टर को फायदा हुआ, तो फिर जो भी डायरेक्टर को फायदा होगा वो डायरेक्टर ये मान के चला जाएगा कि कंपनी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, और जितना भी उसको फायदा हुआ है वो फायदा उसको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। बोलिए आया क्या? तो देखो क्या लिखा है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, या तो डिस्क्लोजर नहीं किया, या मान लो ठीक से नहीं किया, या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किस चीज का? डायरेक्टर के इंटरेस्ट का। तो और फिर क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। किसको? एनी बेनिफिट अक्रूज, अक्रूज मतलब अर्न होना, कोई भी बेनिफिट अर्न हो गया। किसको? प्रमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, केएमपी को, इनके रिलेटिव्स को। तो अब वो बोल रहा है सच पर्सन शेल, लैंग्वेज देखना, सच पर्सन शेल होल्ड सच बेनिफिट्स इंटरेस्ट फॉर द कंपनी, सच पर्सन शेल होल्ड सच बेनिफिट्स इंटरेस्ट फॉर द कंपनी। होल्ड सच बेनिफिट इंटरेस्ट फॉर द कंपनी का मतलब है होल्डिंग बेनिफिट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, होल्डिंग बेनिफिट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, होल्डिंग बेनिफिट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। वो बेनिफिट्स बच्चों आपको कंपनी के बिहाफ पर होल्ड करने पड़ेंगे एंड उतने अमाउंट से कंपनी को कंपनसेट कर देना, एंड शैल कंपनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट डिराइव बाय। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है। मान लो डायरेक्टर का स्पेशल बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था और डायरेक्टर ने स्पेशल बिजनेस में अपना इंटरेस्ट नहीं डिस्क्लोज किया, तो क्या होगा? बोलिए आया कि नहीं आया? आगे समझ में? चलो अब बच्चों काम करना, कॉपी निकालना। अब बच्चों कॉपी निकाल लो एक बार। मेरे को एक पॉइंट लिखाना है, कॉपी में ही लिखा पाऊंगा, बुक में लिखाऊंगा तो आएगा नहीं, जगह नहीं है। अब बच्चों एक बार अगर आप बुक में देखो तो हमने सेक्शन 101 पढ़ लिया। सेक्शन 101 लास्ट क्लास में फिनिश हो गया था। सेक्शन 101 था नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अब हमने फिनिश कर दिया सेक्शन 102। 102 किसका हुआ? 102 हुआ ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी सब स्पेशल है, एज सिंपल एज दैट। ये वाला टॉपिक अपन ने पूरा खत्म किया कि नहीं किया? अब बच्चों में एक अगला सेक्शन चालू करेंगे, कोरम फॉर जनरल मीटिंग, सेक्शन 103। कोरम क्या है? सर कोरम वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो एक मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग। कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ जनरल मीटिंग इन ऑर्डर टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग। अगर आप चाहते हैं कि एक वैलिड मीटिंग हो, तो वैलिड मीटिंग करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक मीटिंग के अंदर आने ही आने चाहिए, वो कोरम है। वो कोरम है। आज मान लो एक कंपनी में 10,000 मेंबर है, 10,000, और 10,000 में से 2 जने मीटिंग में आके बैठ गए। सोचो कैसे मीटिंग होगी, आप खुद सोचो। तो लॉ बोला एक वैलिड मीटिंग होल्ड करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड मीटिंग को होल्ड करने के लिए, उसको बोला जाता है कोरम। क्लियर है? अब जब हम काउंट करते हैं ना मीटिंग में कितने लोग आए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान रखकर काउंट नहीं करना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान रख के खासकर काउंट करना है। अब किसे काउंट करना है कोरम में और किसे काउंट नहीं करना है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो देखो लिखो, हेडिंग बनाओ, काउंटिंग ऑफ कोरम। हेडिंग बनाओ, काउंटिंग ऑफ कोरम। कोरम की स्पेलिंग लिखी हुई है QUORUM, काउंटिंग ऑफ कोरम। अच्छा, अब सर कोरम की काउंटिंग करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना, कोरम की काउंटिंग करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना, कोरम की काउंटिंग में प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना। प्रॉक्सी कौन होता है? मेंबर का एजेंट होता है जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने आता है। तो लॉ बोला जब आप कोरम की काउंटिंग करोगे तो कोरम की काउंटिंग के अंदर कभी भी प्रॉक्सी नहीं काउंट होगा, सिर्फ वही मेंबर्स काउंट होंगे जो पर्सनली प्रेजेंट है, जो मीटिंग में खुद आए हैं। लिखेंगे ए पॉइंट, ओनली मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन मीटिंग आर काउंटेड, ओनली मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन मीटिंग आर काउंटेड,
only members personally present in meeting are counted. Only members personally present in the meeting are counted. Only members personally present in the meeting are counted. Full stop. Proxy, P-R-O-X-Y. Proxy shall be excluded. Proxy shall be excluded from the counting of quorum. Proxy shall be excluded from the counting of quorum. Proxy shall be excluded from the counting of quorum. Proxy shall be excluded from the counting of quorum. quorum की काउंटिंग से आपको किसको एक्सक्लूड करके चलना है? प्रॉक्सी को एक्सक्लूड करके चलना है। बताइए समझ में आया? लेकिन अब देखो सुनना, अब ये दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, या हमारे देश के गवर्नर्स के पास, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कालराज मिश्रा है जो राजस्थान का गवर्नर है, या प्रेसिडेंट तो सबको पता है इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर्स ऑफ स्टेट के पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो ये लोग खुद मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अपना एजेंट भेजेंगे। तो इनका जो एजेंट होगा, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो मीटिंग अटेंड करने आएगा, वो कोरम के अंदर काउंट होगा, ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट विल बी काउंटेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग कोरम। उनको कोरम के अंदर आपको काउंट करना है। उसी तरीके से बेटो क्या होता है, कई बार जैसे कंपनी है बी लिमिटेड, कई बार एक कंपनी का जो मेंबर होती है वो दूसरी कंपनी होती है। जैसे बी लिमिटेड के शेयर ए लिमिटेड ने खरीद लिए, तब ए लिमिटेड क्या हो गई? मेंबर हो गई बी लिमिटेड की। अब बी लिमिटेड की जब जनरल मीटिंग होगी तो ए लिमिटेड खुद तो अटेंड नहीं कर सकती ना, क्योंकि ए लिमिटेड तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ए लिमिटेड तो भेजेगी क्या? अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। तो लॉ बोला अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी होता है, बोले अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को भी कोरम के अंदर काउंट किया जाएगा। बोलिए आया? तो लिखेंगे बी नंबर का पॉइंट या सेकंड पॉइंट, जैसे भी आप नंबरिंग कर लो। बी पॉइंट लिखना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट्स और गवर्नर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड representative of body corporates and representative of body corporates will be counted in quorum, and representatives of body corporates will be counted in quorum, and representative of body corporates will be counted in quorum, and representative of body corporates will be counted in quorum. क्लियर है? क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सुनिएगा और समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर भी इन्होंने क्या कर दिए? इंक्लूड कर दिए। अब लेकिन इन्होंने एक चीज बोली, इसको समझना। बोले कई बार क्या होता है, एक जना दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है या तीन को भी कर सकता है। जैसे आज मान लो बी लिमिटेड के शेयर ए लिमिटेड के पास है और बी लिमिटेड के शेयर ही मान लो सी लिमिटेड के पास भी है, तो सी लिमिटेड भी बी लिमिटेड की क्या है? मेंबर है। अब सी लिमिटेड ने भी राम को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और ए लिमिटेड ने भी राम को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब राम जो बी लिमिटेड की मीटिंग अटेंड कर रहा है वो ए और सी दोनों के भी पे कर रहा है। तो लॉ ने बोला अगर रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी काउंटिंग भी एक से ज्यादा मान के की जाएगी। मतलब अगर ये दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करेगा तो ही विल बी काउंटेड एज 2%, और तीन को रिप्रेजेंट करेगा तो ही विल बी काउंटेड एज 3%। बोलिए आया? लिखेंगे थर्ड पॉइंट। वेयर आर रिप्रेजेंटेटिव
is acting on behalf of two or more body corporates, where a representative is acting on behalf of two or more body corporates, where a representative is acting on behalf of two or more body corporates, then he will be counted as such. फिर उसको as such काउंट कर लेंगे. as such मतलब जितनों को रिप्रेजेंट करेगा उतनों को काउंट कर लेंगे. then he will be counted as such. नेक्स्ट पॉइंट, दो बातें याद रखना. कोरम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं करना क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते. हाँ, क्वेश्चन बाय चांस ये बोल दे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है तो फिर आप उन्हें काउंट करना, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोरम में काउंट नहीं करते. और ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को एज अ सिंगल पर्सन काउंट करेंगे. आज मान लो हर्ष ने और श्रेया ने ज्वाइंटली शेयर लिए हुए किसी कंपनी के और दोनों मीटिंग में चले गए, तो हर्ष को और श्रेया को ये नहीं मानेंगे कि सेपरेटली दो लोग प्रेजेंट है. ये दोनों मिलाकर सिंगल पर्सन माने जाएंगे. बोलो क्लियर है? तो लिखो पहले तो फोर्थ पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल नॉट बी काउंटेड इन कोरम. Preference shareholders will not be counted in quorum. 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 और fifth point, joint shareholders will be counted as single member. 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 लिख लिया? अब बेटा अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि बताइए जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस क्या होता है, तो आप बता ही दोगे. उसके बाद क्वेश्चन आता है कोरम का, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कोरम में कितने लोग होंगे, प्राइवेट कंपनी में कितने, पब्लिक में कितने, और कोरम की काउंटिंग करनी आनी चाहिए. ये काउंटिंग मैंने लिखाई है, ये लॉ में नहीं लिखी है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. आईसीआर मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन भी है, मैं आपको क्वेश्चन आज होमवर्क भी करने दूंगा. इधर देखिए, अब आता है सबसे पहले मीनिंग ऑफ कोरम. क्या बताया था मैंने कोरम का मीनिंग? कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक कंपनी की जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए वैलिड मीटिंग होल्ड करने के लिए. तो वैलिड मीटिंग होल्ड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए उसी को बोला जाता है कोरम. तो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग. एक वैलिड मीटिंग होल्ड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए उसी को क्या बोला जाता है? कोरम बोला जाता है. अब पब्लिक कंपनी में कोरम कितनी है? सर पब्लिक कंपनी में कोरम कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने. तो इन्होंने बोला एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग देखेंगे कंपनी में मेंबर्स कितने हैं. एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग. सर एक पॉसिबिलिटी थी कि एज ऑन डेट ऑफ नोटिस देखें, जिस दिन नोटिस भेजा गया, और एक पॉसिबिलिटी थी एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग देखें. तो हमको देखना है एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग. अगर कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 है या 1000 से कम है तो रिक्वायर्ड कोरम हो गई 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. पर्सनली प्रेजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉक्सी काउंट नहीं होते. अच्छा, अगर कंपनी में मोर देन 1000 मेंबर है बट अप टू 5000 मेंबर्स है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. और कंपनी के अंदर अगर 5000 से भी ज्यादा मेंबर हो, मोर देन 5000 मेंबर हो, तो कोरम होती है 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. कितनी? 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. मोर देन 5000 तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. ये कोरम होती है पब्लिक कंपनी में. अब ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी की कोरम या तो 5 होगी या 15 होगी या 30 होगी. लॉ बोला कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स के थ्रू एक हाइयर नंबर स्पेसिफाई कर सकती है. मतलब कंपनी 5 को 8 कर सकती है या 15 को 20 कर सकती है या 30 को 50 कर सकती है. अगर कंपनी ने हायर नंबर स्पेसिफाई कर दिया तो फिर जब वो हायर नंबर के लोग मीटिंग में आएंगे तभी माना जाएगा कि मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट है. लोअर नंबर नहीं स्पेसिफाई कर सकते, हायर नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है.
आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर एज द कोरम, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर एज द कोरम। यहां तक क्लियर है क्या? अब प्राइवेट कंपनी में कोरम क्या होगी? प्राइवेट कंपनी में सिंपल कोरम है 2 लोगों की। प्राइवेट कंपनी में वैलिड कोरम के लिए 2 लोग आने चाहिए, और अगेन प्राइवेट कंपनी में भी अलाउड है कि आप आर्टिकल्स के थ्रू एक लार्जर नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब 2 का आपने 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, आपकी मर्जी है। तो प्राइवेट कंपनी में कोरम क्या होगी? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर एज द कोरम। क्लियर है क्या? अब मेन कॉन्सेप्ट आता है, कोरम मीटिंग में नहीं आई तो क्या होगा? एक्चुअली में जो पेपर में मेन क्वेश्चन आता है इसी से आता है कि अगर मीटिंग के अंदर जो डिजायर्ड नंबर ऑफ कोरम जितने लोग हैं, अगर मीटिंग के अंदर जो डिजायर्ड नंबर ऑफ कोरम जितने लोग हैं वो नहीं आए तो क्या होगा? ठीक है, या आप लोगों की सीरियसनेस है पढ़ाई की तो सीए बनना। चलो हाँ जी, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर अब मैं क्या बोल रहा हूं इसके ऊपर फोकस करना। सर जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तो मीटिंग का टाइम फिक्स होता है। मान लो मीटिंग का टाइम फिक्स था सुबह 9 बजे का, मान लो मीटिंग का टाइम फिक्स था सुबह 9 बजे, तो लॉ बोला हाफ एन आवर तक वेट करेंगे पहले तो कोरम आने का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, बोले टाइम से तो कोई आएगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 9 बजे मीटिंग चालू होनी है तो 9 बजे, बोले हाफ एन आवर वेट करेंगे। और बोले मीटिंग के लिए जो अपॉइंटेड टाइम था, यानी मीटिंग के लिए जो फिक्स टाइम था, उससे आधे घंटे में कोरम नहीं आई, फिर यह सिचुएशन अराइज होगी। केस 1, मान लो मीटिंग हुई मेंबर्स की रिक्वेस्ट से थी, होती है ना मेंबर्स की रिक्वेस्ट से। अब सोचो मेंबर की रिक्वेस्ट से मीटिंग हो रही है और मेंबर खुद ही नहीं आ रहे, तो लॉ बोला अगर मीटिंग हुई है और मीटिंग मेंबर्स की रिक्वेस्ट से हुई है और फिर मीटिंग के अंदर कोरम जितने लोग नहीं आए तो मीटिंग कैंसिल कर देंगे, मीटिंग कैंसिल कर देंगे। लेकिन कितनी देर वेट करेंगे कोरम आने का? बोले हाफ एन आवर में कोरम नहीं आती है, और फिर अगर मीटिंग मेंबर्स की रिक्वेस्ट से हुई है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। और मान लो मेंबर्स की रिक्वेस्ट से मीटिंग नहीं हुई थी, एनी अदर केस था, तो एनी अदर केस में अब ध्यान से सुनना क्या होगा। बोले अगर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग नहीं हुई, एनी अदर केस था, तो उस केस में पहले तो हाफ एन आवर के लिए वेट करेंगे कोरम आने का। हाफ एन आवर में आ गई तो ठीक है, हाफ एन आवर में नहीं आई तो मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। एडजर्न, एडजर्न करने का मतलब होता है पोस्टपोन करना, मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। फिर पोस्टपोन होके जो एडजर्न मीटिंग होगी, एडजर्न यानी पोस्टपोन मीटिंग, वो उस टाइम डेट और प्लेस पर होगी जो बीओडी डिसाइड करेगा। उस टाइम डेट और प्लेस पर होगी जो बीओडी डिसाइड करेगा। और बीओडी मना कर देता है डेट टाइम और प्लेस डिसाइड करने से, तो जो एडजर्न मीटिंग है, जो पोस्टपोन मीटिंग है, वो नेक्स्ट वीक में होगी, सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस पर। जैसे इस वीक में मीटिंग होनी थी मंडे को सुबह 9 बजे, इस वीक को मंडे को सुबह 9 बजे मीटिंग होनी थी लेटर से बिरला ऑडिटोरियम में, तो मीटिंग होनी थी मंडे को सुबह 9 बजे बिरला ऑडिटोरियम में। मान लो मंडे को 9:30 बजे तक कोरम नहीं आई, तो अब मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक का सेम डे यानी मंडे, सेम टाइम यानी 9 बजे, और सेम प्लेस यानी बिरला ऑडिटोरियम। तो भैया कॉन्सेप्ट ये है, अगर मीटिंग मेंबर की रिक्वेस्ट से हुई थी और 30 मिनट्स में कोरम नहीं आई तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। और मीटिंग मेंबर की रिक्वेस्ट से नहीं हुई थी, एनी अदर केस है, तो मीटिंग पोस्टपोन होगी, एडजर्न होगी, एडजर्न होगी। और एडजर्न होगी कब होगी? जब बीओडी डिसाइड करेगा, जब बीओडी डिसाइड करेगा, और बीओडी डिसाइड करने से मना कर देगा, तब मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक के सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस। और नेक्स्ट वीक अब मीटिंग होनी है सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मान लो एडजर्न मीटिंग में भी, जो पोस्टपोन मीटिंग है, मान लो उसमें भी कोरम नहीं है, फिर क्या? तो लॉ बोला जो एडजर्न मीटिंग है उसमें भी कोरम अगर नहीं आती तो फिर जितने लोग आते हैं उन्हीं को कोरम मान के मीटिंग होल्ड कर लेंगे। जैसे मान लो मीटिंग में 5 लोग आने थे, 3 ही आए, तो 3 लोगों को ही कोरम मान के मीटिंग होल्ड कर लेंगे। बोलिए आया क्या? बोलिए आया। तो अगर आप याद रखो मीटिंग ऐसी है जो मेंबर्स की रिक्वेस्ट से हुई है और फिर 30 मिनट्स में कोरम नहीं आई तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, बात खत्म। अगर मीटिंग मेंबर की रिक्वेस्ट से नहीं हुई है और फिर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आई तो फिर हम मीटिंग को एडजर्न करेंगे उस टाइम प्लेस और डेट पे जो बोर्ड डिसाइड करेगा। और बोर्ड अगर टाइम प्लेस और डेट डिसाइड नहीं करेगा तो मीटिंग एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस।
और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो जितने लोग कोरम आए हैं, जितने लोग आए हैं, उन्हीं को वैलिड कोरम मान के मीटिंग को होल्ड कर दिया जाएगा। बोलिए आया? तो देखना, लैक ऑफ कोरम के लीगल इफेक्ट। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कितनी देर के लिए वेट करते हैं कोरम आने का? हाफ एन आवर का। इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम फिक्स फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग, देन दो केस देखेंगे कि मीटिंग मेंबर के रिक्वेस्ट से हुई है या एनी अदर केस है। केस 1, ईजीएम वॉज कॉल्ड बाय रेक्विजिशनिस्ट। इसका मतलब है ईजीएम वॉज कॉल्ड बाय रेक्विजिशनिस्ट का कि ईजीएम वॉज कॉल्ड ऑन requisition ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, लॉ बोला द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। और अगर एनी अदर केस है तो एनी अदर केस, एनी अदर केस में क्या होगा? द मीटिंग शैल एडजर्न, एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब पोस्टपोन होना होता है, मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। मीटिंग शैल एडजर्न, मीटिंग शैल एडजर्न टू सच डे टाइम एंड प्लेस। जो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। एज मे बी डिटरमाइंड बाय बोर्ड। और अगर बोर्ड नहीं डिसाइड करता है तो हाउएवर इफ द बोर्ड हैज नॉट सो डिटरमाइंड द डे टाइम एंड प्लेस, द मीटिंग शैल एडजर्न टू सेम डे टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट डे। क्लियर है? अब सर मीटिंग पोस्टपोन हो गई है तो पोस्टपोन होकर मीटिंग कौन से डे या टाइम या प्लेस पर होनी है ये भी तो मेंबर्स को बताना पड़ेगा। तो बोले जो भी एडजर्न मीटिंग होनी है उसके 3 दिन पहले पहले मेंबर्स को नोटिस देके बता दो। कितने दिन पहले? सर नॉर्मल में मीटिंग का नोटिस 21 क्लियर डेज पहले जाता है, लेकिन अब 21 क्लियर डेज देने का तो हमारे पास टाइम है नहीं। तो भैया मीटिंग के 3 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देके इन्फॉर्म कर दो कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है और पोस्टपोन होकर इस डे टाइम और प्लेस पर हो रही है। और सुनना मेरी बात, मेंबर्स को नोटिस या तो इंडिविजुअल नोटिस भेज दो, मतलब सारे मेंबर को अलग अलग। और आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल नोटिस भेजने का टाइम नहीं है तो जो भी मीटिंग का नोटिस है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना, अपने आप सबको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो वो क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है अब ये देखो, एटलीस्ट 3 days नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू द मेंबर्स। और नोटिस देना कितने पहले? 3 दिन पहले देना है ना। और कैसे देना है? या तो बोले नोटिस इधर तो इंडिविजुअली दे दो, और इंडिविजुअली नहीं देना चाहते तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। और अच्छा बताओ, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो? इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम फिक्स फॉर होल्डिंग द जीएम, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। जो आए हैं वही कोरम होगी। अगर कोरम नहीं आई है विद इन हाफ एन आवर एडजर्न मीटिंग में भी तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? इस प्रोविजन को काट देना, अब ये हट गया है, ये छोड़ नहीं रहे हम, ये प्रोविजन ही हट गया है। अब इसकी जगह नया प्रोविजन क्या है मैं आपको लिखा रहा हूं। सब पहले होता था कि जो कोरम है वो मीटिंग के सिर्फ बिगनिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे मीटिंग में मान लो कोरम होनी थी 15 लोगों की, तो मीटिंग के बिगनिंग में 15 लोग होने चाहिए। बाद में 2-4 लोग उठकर चले भी गए तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा अब रूल्स बदल गए। अब बोलता है लॉ कि कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। मान लो बीच में कुछ लोग उठ के चले गए तो जब तक कोरम प्रेजेंट थी तब तक जो रेजोल्यूशन पास हुए होंगे वो वैलिड होंगे, और जब कोरम कुछ लोग उठ के चले गए और उसके बाद कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुए होंगे वो वॉइड होंगे। मतलब आज कोरम में मान लो 15 लोग चाहिए थे, तो जब तक मीटिंग में 15 लोग थे तब तक तो जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे वो वैलिड होंगे। बाद में मान लो 2-3 लोग उठ के चले गए और 15 से कम लोग हो गए, तो जैसे ही कोरम से कम लोग होंगे उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास होंगे दैट विल बी वॉइड। क्लियर है क्या? लिखेंगे यहां पे, कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी।
quorum should be present throughout the general meeting of the company. Quorum should be present throughout the general meeting of the company. If quorum is not present at any time, 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 then resolutions passed after that shall be void. If quorum is not present at any time, then resolutions passed after that shall be void. तो उसके बाद जो resolutions pass होंगे वो void होंगे. Then resolutions passed after that shall be void. यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर आकर कोरम के प्रोविजंस खत्म होते हैं. अब इससे जुड़े हुए दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन के साथ आप इनको कॉपी में सॉल्व करके आएंगे. कल मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, मैं बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस आपको करने होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. एक तो क्वेश्चन नंबर 11 और एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दो क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके आएंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करेंगे. कर पाएंगे? चलिए आगे आइए. अक्सर होता क्या है, जैसे कंपनी की मीटिंग होती है तो अब मीटिंग के अंदर क्या होता है, एक चेयरमैन अपॉइंट होना जरूरी होता है. अगर आप मीटिंग में चेयरमैन नहीं अपॉइंट करोगे तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. तो लड़ाई झगड़ों को कौन सेटल करेगा? मीटिंग का एक हेड होना, एक चेयरमैन होना बहुत जरूरी. आप समझो, मीटिंग के अंदर कोई हेड नहीं होगा, मीटिंग के अंदर कोई चेयरमैन नहीं होगा और बाद में लड़ाई झगड़े हो गए तो कौन सेटल करेगा? मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, मीटिंग के अंदर कोई चेयरमैन नहीं होगा, मीटिंग के अंदर अगर कोई हेड नहीं होगा और बाद में अगर मीटिंग के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो गए तो आप खुद सोचो वो लड़ाई झगड़े सेटल कौन करेगा? तो सेक्शन 105 बोला कि मीटिंग के अंदर क्या होना जरूरी है? चेयरमैन होना जरूरी है. क्लियर है? अब सर देखो, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, देखो याद आ रहा है क्या? जब कंपनी की जनरल मीटिंग होती है तो जनरल मीटिंग में वोटिंग करने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है शो ऑफ हैंड. शो ऑफ हैंड ऐसे, शो ऑफ हैंड पे हर जने के पास एक ही वोट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. आपके पास कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट ओनली वन वोट. जैसे आज मान लो इसके पास कंपनी के 1 लाख शेयर है और इसके पास कंपनी के 100 शेयर है, सोचो कितना फर्क है. तो भी इसको भी एक ही वोट मिलेगा और इसको भी एक ही वोट. और मान लो श्रेया के पास कंपनी का एक ही शेयर है तो भी इसको एक वोट मिलेगा. मतलब शो ऑफ हैंड पे एवरी मेंबर गेट्स ओनली वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी. और एक होता है पोल, POLL. पोल के ऊपर हर मेंबर के पास उतने नंबर ऑफ वोट्स होते हैं जितने उसके पास कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर है? तो लॉ बोला कंपनी के अंदर जो जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में चेयरमैन वैसे अपॉइंट होगा जैसे आर्टिकल्स बताएंगे. जैसे आर्टिकल्स बताएंगे, मतलब आर्टिकल्स में लिखा होगा कि चेयरमैन कैसे अपॉइंट होना है. तो जैसे आर्टिकल्स बोलेंगे वैसे चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा. लेकिन बोले अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा, आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल्स में नहीं लिखा कि चेयरमैन कैसे अपॉइंट होना है, तब सेक्शन 105 अप्लाई होगा. तब सेक्शन 105 अप्लाई होगा. मतलब आपसे कोई पूछे, 104 सॉरी, आपसे कोई पूछे कि जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है, तो बोले जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन वैसे अपॉइंट होता है जैसे आर्टिकल्स स्पेसिफाई करेंगे. बट अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा, तो बोले चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग विल बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 104. अब 104 क्या बोलता है? जनरल मीटिंग में अगर मान लो आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो बोले जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है, प्रॉक्सी छोड़ दो, जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो मेंबर अपने आप में से किसी एक जने को चेयरमैन बना लेंगे. अपने आप में से किसी एक जने को चेयरमैन बना लेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग करके, बाय शो ऑफ हैंड्स की वोटिंग करके. जैसे मीटिंग में आप सारे मेंबर आए, मैं भी आया हूं, तो सबको लगता है कि यार मान लो ये
नंदिनी एक सूटेबल बंदी होगी और इसको चेयरमैन बनाना चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि नंदिनी सूटेबल बंदी होगी, इसको चेयरमैन बनाना चाहिए, तो इसका नाम प्रपोज कर दे। बताओ यार, नंदिनी को बना दें क्या चेयरमैन? फिर वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर अग्री हो गए लोग तो इसको चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो लॉ बोला कंपनी के अंदर जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो मेंबर्स आपस में से किसी एक जने को कर लेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। लेकिन मान लो चेयरमैन के इलेक्शन पे पोल डिमांड हो गया, पहले शो ऑफ हैंड हुआ, शो ऑफ हैंड पे नंदिनी अपॉइंट हो गई, लेकिन कुछ मेंबर नंदिनी के नाम से सेटिस्फाइड नहीं, बोले इसको क्यों बनाया, तो फिर वो मेंबर क्या डिमांड कर सकते हैं कि भाई पोल कराओ। तो फिर पोल होगा, पोल से रीवोटिंग होगी, और पोल पे मान लो कोई और बंदा चेयरमैन अपॉइंट हो गया तो फिर उसी को चेयरमैन माना जाएगा। मतलब हायर सुपीरियोरिटी किसकी है? पोल की। देखो मान लो पोल होता ही नहीं, सिर्फ शो ऑफ हैंड होता है, नंदिनी चेयरमैन बनती तो बात खत्म, नंदिनी रहती चेयरमैन। पहले शो ऑफ हैंड ही होगा, शो ऑफ हैंड पे नंदिनी चेयरमैन बनेगी, बात खत्म। मान लो शो ऑफ हैंड होने के बाद कुछ लोग नंदिनी के नाम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लोग क्या डिमांड कर सकते हैं? पोल। फिर जैसे ही पोल डिमांड होगा इमीडिएटली पोल कराना पड़ेगा, इमीडिएटली पोल होगा। और पोल पे भी मान लो नंदिनी सेलेक्ट हो गई तो ठीक है, और पोल पे अगर कोई डिफरेंट पर्सन सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग मीटिंग के लिए फिर उसी बंदे को मीटिंग का चेयरमैन माना जाए। आया? फिर रिपीट करूं एक बार पूरा प्रोसेस। सबसे पहले चेयरमैन का अपॉइंटमेंट वैसे होगा जैसे आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल्स कुछ नहीं बोलेंगे तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान क्या रखना है, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट बाय शो ऑफ हैंड होगा, और जो मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट है वो अपने में से किसी एक जने को चेयरमैन बना लेंगे। लेकिन अगर चेयरमैन के इलेक्शन पे पोल डिमांड हो गया तो इमीडिएटली पोल कराया जाएगा, और पोल पे सेम बंदा सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, और अगर पोल पे एक डिफरेंट बंदा सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग मीटिंग के लिए वो डिफरेंट बंदा ही कंपनी का चेयरमैन मान लिया जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो ये अपने को सेक्शन दिखेगा 104 चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक क्या? ये 1 और 2 पॉइंट जो वो बेयर एक्ट, जैसा सरकार ने एक्ट लिखा था वो लिखा हुआ है, और ये मैंने उसकी एनालिसिस बना रखी है। तो किसी को बेयर एक्ट का लर्न करना तो लर्न कराऊंगा, ठीक है? लेकिन आप पढ़ सकते हो बेयर एक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इधर देखना, ये मैंने समरी बना रखी है बहुत अच्छी 104 की, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। मॉड्यूल में सिर्फ ऊपर दोनों वाले पॉइंट लिखे और ये मेरा बनाया हुआ है। अपॉइंटमेंट आर्टिकल, तो क्या लिखा मैंने यही बताया, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट एज पर आर्टिकल्स होगा। द चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। और आर्टिकल्स में कोई प्रोसीजर नहीं है तो if the articles do not contain any provision regarding the appointment of chairman, then chairman shall be appointed as follows। कैसे होगा? मेंबर्स आपस में से किसी एक जने को चेयरपर्सन बनाएंगे, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन। और चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन शैल बी मेड बाय वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर क्या डिमांड हो गया? पोल। इफ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन इट शैल बी टेकन फोर्थ विद यानी इमीडिएटली। और बोले पोल के प्रोसेस पे प्रिसाइड कौन करेगा, मतलब पोल के प्रोसेस तक चेयरमैन कौन रहेगा? बोले पोल के प्रोसेस तक वो चेयरमैन रहेगा जो शो ऑफ हैंड पे सेलेक्ट हुआ था। ड्यूरिंग द पोल द चेयरमैन इलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन। और फिर लास्ट पॉइंट है, अगर पोल पे एक डिफरेंट बंदा सेलेक्ट हो गया तो फिर रिमेनिंग मीटिंग के लिए वही बंदा चेयरमैन रहेगा। इफ some other person is elected as a chairman as a result of poll, he shall be the chairman for the rest of the meeting। बताइए आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो बच्चों आज मीटिंग में चेयरमैन होना जरूरी क्यों है? मीटिंग को एक ऑर्गेनाइज वे में रन करने। आज पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर होता है, तो ये स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है चेयरमैन, समझ गए? तो आज चेयरमैन का पर्पज ही सिर्फ इतना सा है कि मीटिंग एक ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में चले। क्लियर है? चलिए। हाँ बेटा, ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। तो प्रॉक्सीज को इसमें भी राइट नहीं मिलेंगे ना शो ऑफ हैंड के अंदर? क्या बोल रहे हो सर? प्रॉक्सीज को इसमें भी राइट नहीं मिलेंगे ना शो ऑफ हैंड और पोल के अंदर? सर वो सब बता देंगे, अभी प्रॉक्सी का टॉपिक नहीं चल रहा। यहां तक क्लियर है? चलिए। एनीथिंग एल्स? ये जो क्वेरी पूछ रहा है हम प्रॉक्सी का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आंसर हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आंसर कर दूंगा। यहां तक क्लियर है?
अब अपना अगला टॉपिक ही क्या आना है, 105 प्रॉक्सी। और फिर भी अगर आपको ज्यादा जल्दी हो अपने डाउट की तो ये वाला पॉइंट रीड कर लेना, 9th और 10th पॉइंट रीड कर लेना, आपकी क्वेरी आंसर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे, प्रॉक्सी खत्म करेंगे, बड़ा टॉपिक है। मेरे को ऐसा लगता है नेक्स्ट क्लास में सिवाय प्रॉक्सी के कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाकी जब हम पढ़ेंगे, अगर टाइम बच जाएगा तो हम कुछ और पढ़ लेंगे, बट प्रॉक्सी इज अ बिग इशू, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। यहां तक क्लियर है? और टेक्निकल भी है, बड़े होने से नहीं प्रॉब्लम आती, टेक्निकल होते हैं तब टाइम ज्यादा लगता है। यहां तक क्लियर है? कल मिलेंगे अपना सेम और नॉर्मल टाइम पे। आज भी अपनी क्या कंटिन्यूटी बनी रही, तो मैंने कहा कि भाई छुट्टी नहीं करते हैं, मैं 10 बजे